Welcome to Lavina Tutorials, and I am Lavina Bateja. Today I'm going to teach you about inflation. We will discuss some facts about inflation. So let's start with the topic. Now, inflation एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा टर्म, ऐसा वर्ड जो आप नॉर्मली हर न्यूज़ चैनल्स पे सुनते हो, हर न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, हर इलेक्शंस में इसके बारे में डिस्कशन होते भी सुनते हो। तो ये इन्फ्लेशन है क्या? सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए, जो इन्फ्लेशन होता है इसका मतलब होता है प्राइसेस का बढ़ना। That is, whenever there is increase in prices, it is known as inflation. अब इसका मतलब कि अगर कल जो दूध था वो 40 रुपीज केजी था और आज वो 45 रुपीज केजी हो गया, तो क्या वो इन्फ्लेशन है? नो, दिस इज नॉट इन्फ्लेशन, बिकॉज इन्फ्लेशन का मतलब सिर्फ प्राइसेस का बढ़ना नहीं, बल्कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है परसिस्टेंटली बढ़ना या कंटिन्यूसली बढ़ना, बढ़ते चले जाना। जैसे कोई चीज अभी 50 रुपीज की है, कल वो 55 रुपीज की हो जाएगी, देन अगले साल वो 58 की हो गई, देन 63 की हो गई। ये जो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है और रुक नहीं रहा है, कंटिन्यूस इंक्रीज है या कांस्टेंट इंक्रीज है या परसिस्टेंट इंक्रीज है इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। अब ये जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस क्या है भाई? ये जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस का मतलब ऐसा प्राइस लेवल जो किसी टाइम पे भी मार्केट में प्रिवेल कर रहा हो। तो जो मार्केट लेवल के प्राइसेस में परसिस्टेंटली इंक्रीज आता है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। अब हम बात करते हैं कि मतलब कि अगर मार्केट में दूध महंगा होता जा रहा है या पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, फ्यूल, तो क्या वो इन्फ्लेशन है? बेटा, किसी एक चीज के प्राइसेस को बढ़ने से हम इन्फ्लेशन नहीं बोलते, ठीक है ना। देखिए, इफ प्राइस ऑफ वन गुड हैज गॉन अप, अगर किसी एक कमोडिटी के या किसी एक गुड के प्राइसेस बढ़े हैं तो हम उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलते। हम इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं? जब मोस्ट ऑफ द गुड्स जो मार्केट में हैं उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो जब मोस्ट ऑफ द गुड्स के प्राइसेस बढ़ेंगे तब हम बोलते हैं कि मार्केट में इन्फ्लेशन है। अब आगे देखते हैं इस इन्फ्लेशन के reasons, कुछ causes. तो mainly there are two causes for inflation. One is demand pull inflation and the other is cost push inflation. Very simple to understand. अब ये demand pull inflation क्या है? देखिए, मार्केट में ना जब भी ये डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो जाते हैं ना, या यूं बोल लीजिए कि एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो जाते हैं, तो जिस लेवल पे ये इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और उस लेवल पे जो प्राइसेस तय हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, तब हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। बट मार्केट में इक्विलिब्रियम ज्यादा टाइम तक रहता नहीं है, ये डिस्टर्ब होता रहता है। क्या होता है, कभी तो बेटा देखो जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना, कभी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, तो कभी सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। तो जब भी बेटा डिमांड बढ़ जाए या कम हो जाए, ठीक है ना, देखिए तो प्राइसेस में चेंजेस तो आएंगे। तो जब सेम लेवल ऑफ सप्लाई चल रहा है बट डिमांड बढ़ गई, अब देखिए इस लेवल तक रहते तो इक्विलिब्रियम होता, बट इस लेवल पे आके इतना राइज हो गया तो इतना डिमांड को गिरना भी होगा। अब डिमांड गिरेगी कब? जब प्राइसेस बढ़ेंगे। आपको पता ही है कि प्राइसेस एंड किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड होती है उसमें नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, यानी कि जब भी प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी और जब प्राइसेस कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी। अब ये वाली डिमांड जो है, ये वाली डिमांड बढ़ी हुई है। अब जब ये वाली डिमांड बढ़ी हुई है तो हम इसको ठीक कैसे करेंगे? इसको नीचे लेके आना पड़ेगा। ये नीचे कब आएगा? जब प्राइसेस बढ़ेंगे। तो जब डिमांड इंक्रीज हो जाए ओवर द सेम लेवल ऑफ सप्लाई, ठीक है ना, या यूं कह लीजिए सप्लाई डिक्रीज हो जाए, अब ये कम हो गई है मान लीजिए, इसको यहां तक लेके आना है डिमांड के बराबर तक, तो क्या होगा? सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। और सप्लाई कब बढ़ती है बेटा? आपको ये भी पता है कि जब प्राइसेस इंक्रीज करोगे तो बेटा क्या होगा? सप्लाई भी बढ़ेगी। वेरी गुड, अब हमें ये भी समझ आ गया कि क्यों, क्योंकि प्राइसेस एंड क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो इस वाले पॉइंट से हमें ये समझ में आ रहा है कि जब भी देखिए डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी
तो हम बोलते हैं कि ये क्या हो रही है, ये इन्फ्लेशन हो रही है। और इस वाली इन्फ्लेशन को जो डिमांड के बढ़ने से आई, या यूं कह लीजिए कि सप्लाई के डिक्रीज होने से आई, उसको हम बोलते हैं ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है। अभी एक बंदा था कीन्स, जिसको हम बोलते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स, यानी कि जेएम कीन्स, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने बोला कि इस वाली इन्फ्लेशन को, कौन सी वाली बेटा, ये वाली इन्फ्लेशन को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा। कहते कि हमें तो जी, हम क्या कर सकते हैं, हम ये एक्सेस डिमांड का केस है, डिमांड बढ़ी हुई है, तो हम इसके क्या करें, हम इसके प्राइस टैक्सेस इंक्रीज कर सकते हैं इकोनॉमी में। अब टैक्सेस कैसे इंक्रीज करें, देखिए जब टैक्सेस बढ़ेंगे तो लोगों का इनकम का ज्यादा पोर्शन गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। जब परचेजिंग पावर कम होगी तो क्या होगा, लोग अपने आप डिमांड कम करेंगे, तो डिमांड फॉल हो जाएगी। तो कीन्स ये एक आइडिया सजेस्ट करते हैं। दूसरा आइडिया वो सजेस्ट करते हैं बेटा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दिया जाए। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस करेगी तो मतलब कि लोगों के पास मार्केट में पैसा कम होगा। जब मार्केट में पैसा कम है तो लोगों के पास परचेजिंग पावर कम है, इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए पैसा कम है, तो धीरे धीरे अपने आप ही डिमांड कम हो जाएगी। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को हम इस तरीके से देखते हैं कि जब भी डिमांड बढ़ेगी या सप्लाई कम होगी, तब जो इन्फ्लेशन पैदा होती है दैट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम या तो टैक्सेस कम कर सकते हैं या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर सकते हैं, सॉरी टैक्सेस बढ़ा सकते हैं और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो ये कॉस्ट पुश, देखिए नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ कॉस्ट का लेना देना होगा। देखिए जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं ना, तो प्रोडक्शन में हम कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब इनके बिना तो प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो लैंड का खर्चा क्या होगा, लैंड का खर्चा होगा बेटा रेंट का, ठीक है। लेबर का खर्चा होगा वेजेस का, ऐसे कैपिटल का खर्चा होगा इंटरेस्ट का, एंटरप्रेन्योर होगा बेटा प्रॉफिट, ठीक है। और रॉ मटेरियल भी तो एक तरह का बेटा इनपुट है जिससे प्रोडक्शन होगी। तो जब ये चीजें बढ़ जाती हैं, जब रेंट का प्राइस बढ़ जाए, ठीक है ना, जब रेंट का प्राइस बढ़ जाए, प्रॉफिट ज्यादा चार्ज होने लग जाए एंटरप्रेन्योर की तरफ से, कैपिटल के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएं, लेबर की वेजेस बढ़ जाएं, तो जब कॉस्ट बढ़ रही होगी तो बेटा आपकी प्रोडक्शन की जब कॉस्ट ही बढ़ गई, आप लेबर को पैसे ज्यादा दे रहे हो, जमीन का रेंट ज्यादा पे कर रहे हो, तो आपके गुड्स के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर इन गुड्स की जो प्राइसेस हैं अपनी पॉकेट से तो लगाएगा नहीं, ये अपने कस्टमर से चार्ज करेगा हाई प्राइसेस। तो ये वाले जो हम प्राइसेस बढ़ते हुए देखते हैं, कैसे, जब फैक्टर इनपुट की कॉस्ट बढ़ जाती है, इसकी वजह से जो हम बेटा ये प्राइसेस को बढ़ते हुए देखते हैं, तो बेटा ये वाले प्राइसेस का बढ़ना क्या कहलाया जाता है, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट जो है, जो कीन्स हैं, उनका थॉट यहाँ पे क्या हमें सजेस्ट करता है, वो कहते हैं कि अगर आपको ऐसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आप मॉरल सुएजन्स का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना, डायरेक्ट वेज को फॉलो कीजिए। जैसे मॉरल सुएजन्स मीन्स आप मेंटली इन्फ्लुएंस कीजिए लोगों को, ठीक है। मार्केट में अगर कोई ट्रेड यूनियंस की मोनोपोली चल रही है जिसके कारण वो ज्यादा रेट्स चार्ज कर रहे हैं वेजेस के, तो आप उनको मॉरली सुएड कीजिए, ठीक है ना। इस तरह से प्राइसेस को कम करने की कोशिश कीजिए। तो ये हमने पढ़ा कि इन्फ्लेशन के दो मेन कारण हो सकते हैं, एक तो मार्केट फोर्सेस का ऊपर नीचे होना यानी कि डिमांड एंड सप्लाई, एंड दूसरा कॉस्ट का बढ़ जाना, फैक्टर कॉस्ट का बढ़ जाना, ठीक है। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में सबसे पहला हम देखते हैं लो इन्फ्लेशन, देन देयर इज गैलोपिंग इन्फ्लेशन एंड हियर इट इज हाइपर इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले लो इन्फ्लेशन की बात करें अब, तो ये जो लो इन्फ्लेशन है ना, लो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है बेटा, सबसे पहली बात ये स्लो है, इसका जो लेवल होगा, जो नंबर होगा, जो रेट होगा वो स्लो होगा, ठीक है। स्लो मींस इट कैन बी 1 डिजिट, ठीक है ना, सिंगल डिजिट का बेटा इंक्रीज होगा। सिंगल डिजिट का इंक्रीज मतलब कि जैसे 2.6%, 3.1%, 2.4%, मींस 10 के नीचे नीचे रहेगा, तभी हम इसको सिंगल डिजिट बोलते हैं। और ये लो इसलिए है क्योंकि ये स्लो चलती है, ग्रेजुअल है, धीरे धीरे होगी बेटा ये वाली इन्फ्लेशन, ये रातों रात नहीं बढ़ती हुई दिखाई देती,
ठीक है। और लॉन्गर पीरियड में, अब जब धीरे धीरे हो रही है तो पीरियड टाइम भी लंबा लेगी, ठीक है, तो लॉन्गर पीरियड में होती है। और ये प्रिडिक्टेबल होती है। प्रिडिक्टेबल मतलब कि हम इसको जज कर सकते हैं, इसको हम एज्यूम कर सकते हैं, पहले ही हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि इतनी इन्फ्लेशन देखने को मिल सकती है, तो ये होती है लो इन्फ्लेशन। अब आगे देखते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग वेरी हाई इन्फ्लेशन बेटा। अब ये वाला जो है ना गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ये बेटा 2 डिजिट भी हो सकती है, 3 डिजिट भी हो सकती है। 2 डिजिट मान लीजिए 20%, 50%, एंड इट कैन बी ट्रिपल डिजिट ऑल्सो। ट्रिपल डिजिट मीन्स इट कैन बी 100%, 200% इन अ ईयर। ओके। अब जैसे कि आप देखते हो बेटा 1970s में एंड 1980s में लैटिन अमेरिका की कुछ कंट्रीज ने इस इन्फ्लेशन को फेस किया है, जैसे कि अर्जेंटीना, चिले, ब्राजील। इन्होंने बेटा 500 to 700% का प्राइस राइज देखा है, ठीक है ना, ड्यूरिंग द ईयर। तो ऐसी इन्फ्लेशन प्रैक्टिकली देखी गई है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में। और वो एक और चीज मैं बताती हूँ बेटा, आपको पता होगा कि 1980s के टाइम पे जब यूएसएसआर का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था और लेट 1980s में बढ़ गया था, 90s में वो ब्रेक भी हो गया था अपना यूएसएसआर, तब रशिया को भी बेटा ये इन्फ्लेशन फेस करनी पड़ी थी। तो रशियन इकोनॉमी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, बहुत अच्छी एग्जांपल है इस इन्फ्लेशन को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हो, कुछ रिलेटेड फैक्ट्स हो तो कमेंट्स में शेयर भी कर सकते हो। अब इस इन्फ्लेशन के बेटा बहुत सारे नेम्स भी हैं, जैसे कि हम इस इन्फ्लेशन को बोलते हैं हॉपिंग इन्फ्लेशन, इसका अदर नेम है ये जंपिंग इन्फ्लेशन, क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ती है ये इन्फ्लेशन, ठीक है। रन अवे इन्फ्लेशन, बेटा रन अवे इन्फ्लेशन मींस ये बहुत तेजी से बढ़ती है, इसीलिए इसको हम रन अवे भी बोलते हैं। थर्ड एंड लास्ट टाइप इज हाइपर इन्फ्लेशन। नाम से ही पता लग रहा है कि ये तो बहुत ही ज्यादा तेज होगी, इसीलिए इसको हाइपर बोला जा रहा है। यस, तो दिस इज लार्ज एंड एक्सिलरेटिंग रेंज ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, तो इसका बेटा जो एनुअल रेट है ना वो मिलियंस में भी हो सकता है और इवन ट्रिलियंस में भी हो सकता है, ठीक है। इसको भी प्रैक्टिकली बेटा फेस किया है जर्मनी ने। जर्मनी की एग्जांपल इस केस में बेस्ट एग्जांपल है इस इन्फ्लेशन के लिए। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो जर्मनी की इकोनॉमी सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई थी। इन अर्लियर 1923 बेटा जर्मनी के पिछले 2 इयर्स के प्राइसेस से अगर आप कंपेयर करो तो ये इन्फ्लेशन का जो आप रेट देखोगे इट वाज 36 बिलियन टाइम्स। जो प्राइस राइज था पिछले 2 साल के कंपैरिजन में ये 36 बिलियन टाइम्स था। तो ना सिर्फ बेटा इसका रेंज ऑफ इंक्रीज बहुत ज्यादा होता है, बल्कि बेटा बहुत छोटे टाइम पीरियड में होती है, बहुत तेजी से बढ़ती है, बहुत कम टाइम पे बढ़ती है, इवन के रातों रात भी बढ़ती है। इट कैन बी ओवरनाइट ऑल्सो। ओके, तो हम ये देखते हैं कि बेटा ये जो इन्फ्लेशन, ऐसी इन्फ्लेशन ना, इसमें आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि जब इकोनॉमी में ऐसी इन्फ्लेशन आए कि प्राइसेस मिलियंस एंड ट्रिलियंस में बढ़ रहे हों, तो जो देश के लोग होते हैं, जो पब्लिक होती है ना, वो उनका जो ट्रस्ट है, जो कॉन्फिडेंस है, वो अपने देश की करेंसी से छूट जाता है। वो ट्रस्ट खो बैठती है उनकी कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी जो होती है, वहां से बेटा वो अपना कॉन्फिडेंस ले लेते हैं, उनका विश्वास उठ जाता है, ठीक है। और वो कोई और मीडियम ऑफ एक्सचेंज को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कोई भी फिजिकल एसेट्स लाइक गोल्ड, फॉरेन करेंसी, और इवन के वो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज पे भी शिफ्ट कर जाते हैं, क्योंकि इतनी करेंसी उन लोगों के पास नहीं होती। और ऐसी इन्फ्लेशन बेटा सबसे ज्यादा घातक होती है, ठीक है ना। ये बोलिविया में भी देखी गई है इन मिडल ऑफ 1985, और इसका बेटा जो रेट था वो कितना था 24,000 रुपीज, सॉरी 24,000 टाइम्स, आई एम सॉरी, इट वाज 24,000 टाइम्स इन बोलिविया, ठीक है ना। इन 1985 के मिडल में ये इन्फ्लेशन वहां भी देखी गई है, इवन के यूगोस्लेविया में भी देखी गई है बेटा ये वाली इन्फ्लेशन। एक दिन में 20% का रेट जा रहा था, सोचो एनुअली कितना होगा, ठीक है। तो इसके अलावा बेटा कुछ और भी टाइप्स हैं, 2 और टाइप्स हैं, दैट इज बोटलनेक इन्फ्लेशन एंड वन इज कोर इन्फ्लेशन। ये जो बोटलनेक इन्फ्लेशन है ना बेटा, ये होती है सप्लाई के कारण, ठीक है। जब सप्लाई का जो लेवल है, ठीक है ना, गिर जाता है, फॉल कर जाता है, ड्रास्टिकली फॉल करता है, और डिमांड जो है बेटा वो कांस्टेंट रहती है, डिमांड को कोई इफेक्ट नहीं होता,
ठीक है ना, डिमांड कांस्टेंट है बट सप्लाई फॉल कर गई। अब इस सप्लाई को या तो ऊपर उठाना होगा, ठीक है ना, या तो इस सप्लाई को ऊपर उठाना होगा या डिमांड को नीचे लेके आना पड़ेगा सप्लाई के बिल्कुल बराबर में। तो जब ये इक्वल होंगे तब ये इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। अब आप ये समझिए, हम डिमांड को इतना तो बेटा नहीं गिरा सकते हैं, ठीक है ना, इतना हम नहीं गिरा सकते हैं, ठीक है, हमें सप्लाई को ही बढ़ाना होगा इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। तो सप्लाई कब बढ़ती है बेटा, जब प्राइसेस बढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता ही है प्राइसेस एंड सप्लाई में बेटा पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो बेटा ये सप्लाई भी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो जब ये प्राइसेस बढ़ते हैं तब जो इन्फ्लेशन आती है हम उसको बोलते हैं बोटलनेक इन्फ्लेशन। देन इज कोर इन्फ्लेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, क्योंकि इंडिया में अभी ये टाइम पे बेटा ये यूज नहीं होती है, ये इंडिया में यूज हुई थी तकरीबन बेटा ये हुई थी 2000 और 2001 का जो फाइनेंशियल ईयर था ना, तब ये बेटा यूज हुई थी हमारी इकोनॉमी में। और अभी तो 15-16 के करीब से लाइक इन 15 एंड 16 से एक नया कोर इन्फ्लेशन का कंसेप्ट भी आ गया है, ठीक है, ये इंडिया फॉलो भी करता है अपने कई कई कंसेप्ट्स में। तो वहां पे हम बेटा इंडिया वाले फूड को एक्सक्लूड करते हैं, फ्यूल को, लाइट को, ट्रांसपोर्ट को, कम्युनिकेशन को। तो उसके बाद जो हम इन्फ्लेशन देखते हैं ना उसको हम बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में बेसिकली बेटा ऑल गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस लिया जाता है बट कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सक्लूड किया जाता है। तो जो चीज इंक्लूजन या एक्सक्लूजन के कारण हो, ठीक है ना, जो इन्फ्लेशन इंक्लूजन या एक्सक्लूजन के कारण देखने को मिले उसको हम बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। ओके, तो आज आपने इस लेक्चर में समझा कि इन्फ्लेशन के रीजंस क्या हो सकते हैं, हमने कॉजेस पढ़े, ठीक है ना, हमने बेटा टाइप्स भी पढ़ी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन के बारे में कुछ रिलेटेड टर्म्स, जैसे कि इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, अपना इन्फ्लेशन स्पाइरल। तो ऐसे कुछ कंसेप्ट्स को हम समझेंगे, ठीक है। तब तक स्टे ट्यून्ड, एंड अगर आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इस चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।